हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए पढ़ते हैं आज हम एक नई कहानी जो एक प्रेम कहानी है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस कहानी को पढ़कर। ये कहानी जो है वो एक फातिमा नाम की लड़की और नजब नाम के लड़के की कहानी है। और ये आपकी पेनोरमा बुक जो 12th क्लास में है आपकी सप्लीमेंट्री बुक, उसका 5th चैप्टर है जो कि एन दारूवाला के द्वारा लिखा हुआ है। और लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट का मतलब होता है नमक के रेगिस्तान के उस पार प्रेम। यानी एक देश से दूसरे देश में किस प्रकार से नजब जो है वो फातिमा के लिए पूरा एक रेगिस्तान पार कर लेता है, जिसको नमक का रेगिस्तान भी कहा जाता है के नाम से पुकारा पुकारा जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और वहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करके वो इस लड़की को अपने साथ वापस अपने देश में लेके आता है, फातिमा को। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी सुनने से पहले आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको चैप्टर कैसा लगा। और वैसे मैं आपको शॉर्ट में इसकी स्टोरी बता देती हूँ कि शीर्षक जो है इस कहानी का लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, ये बिल्कुल सही है इस कहानी के लिए, क्योंकि इस कहानी के दो मुख्य पात्र नजब और फातिमा जो हैं वो अलग अलग देश में रहते हैं। उनके गाँव के बीच कच्छ का रन फैला हुआ है जो कि नमक का रेगिस्तान कहलाता है। फातिमा जो है वो अपनी चमकदार आंखों के कारण बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके ऊपर गांव के ही किसी लड़के से सगाई करने के लिए दबाव था, लेकिन वह उस लड़के से, यानी जिस लड़के का नाम महफूज अली था, उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह उसकी माता के परिवार की तरफ से उसका संबंधी था। और दूसरी बात, उसके माता पिता उसकी शादी महफूज अली से कराना चाहते थे और वह नजब से आकर्षित हो गई थी। और एक शांत खुशमिजाज जो युवा लड़का था नजब, और वो एक भारतीय था, किंतु उसे वह महफूज अली से इसलिए भी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही हकला हकला के बोलता था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। फिर जब वो दोनों नजब और फातिमा एक दूसरे को पसंद करने लगे तो नजब अपने पिता के साथ गैर कानूनी व्यापारिक यात्रा पर सीमा पार करके आता था उनके देश में। और एक बार वे फातिमा के पिता के यहाँ, जिसका नाम था काले शाह, उसके यहाँ रुके। तो शाम को कुछ इस तरह के क्षण आए जिसमें कि जो नजब था उसने फातिमा के चारों ओर बाहें डाल दी और नजब ने उससे वापस आने का वादा भी किया और उन दोनों में आपस में प्रेम हो गया। और एक दिन चोरी छुपे अनेक मुसीबतों को झेलते हुए नमक के रेगिस्तान को पूरा पार करके रेंजरों का मुकाबला करते हुए उनसे छुपते छुपाते किसी तरह से वो फातिमा के यहाँ पहुँचा और फातिमा को साथ लेकर सीमा पार अपने देश स्थित अपने गाँव में ले गया। तो अब इस कहानी को हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं ताकि कोई ऐसी पॉइंट नहीं छूटे जो आपको एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर कर पाएँ अच्छी तरह से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, KK दारूवाला जो इसके लेखक हैं। अबाउट द राइटर, KK दारूवाला इज़ अ वेल नोन इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोएट. He was born in Lahore in 1937. KK Daruwala began his career as a government servant and was also a member of the Commonwealth Observer Group to Zimbabwe in 1980. And his writing reflects sensitivity to human feelings. He has authored several books and it is a recipient of सत्य साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये जो कहानी है, KK दारूवाला एक प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं लघु कथा लेखक हैं और इनका जन्म 1937 में लाहौर में हुआ था, 1937 में। और KK दारूवाला ने अपना जीवन एक राजकीय कर्मचारी के रूप में आरंभ किया तथा 1980 में वे जिम्बाब्वे में एक कॉमनवेल्थ के निगरानी समूह के सदस्य भी रहे। उनके लेखन में मानवीय भावनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता झलकती है। He has authored several books and is recipient of साहित्य अकादमी अवार्ड। और उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं तथा वे साहित्य अकादमी अवार्ड के प्राप्तकर्ता भी हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। राइटर के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द ड्रॉट इन कच्छ हैज़ लास्टेड
For these 3 successive years, even when clouds were sighted, they passed by ignoring the stricken country. The monsoon had, so to speak, forgotten the land. यानी कि एक के बाद एक 3 वर्षों तक लगातार कच्छ में सूखा रहा, यहाँ तक कि बादल जब दिखाई देते थे तब भी पीड़ित क्षेत्र की उपेक्षा करके गुजर जाते थे. द मानसून हैड सो टू स्पीक फॉरगॉटन द लैंड. ऐसा लगता था कि बरसात जो है वो यहाँ पे मानसून जो है वो इस रास्ते को ही भूल गया है. द रन ले लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, इट्स बैक कवर्ड विथ स्कैब एंड स्कार टिश्यूज एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन. तो इस तरह से लगता था कि जैसे रन एक निशक्त दैत्य की भांति पड़ा हुआ था और इसकी पीठ पर पपड़ी त्वचा पर घावों के निशान तथा सूखी फफोलेदार त्वचा थी. द अर्थ हैज़ क्रैक्ड and it looked as if chunks of it had been baked in a kiln and then embedded in the soil crust. तो ज़मीन में दरारें पड़ गई थी और ऐसी दिखाई देती थी जैसे इसे एक भट्टी में पकाया गया हो तथा मिट्टी की जो परत है उसमें दबा दिया गया हो. The cattle became thin and emaciated, the oxen died, the camel alone survived comfortably, feeding on the bowel came on then one day the clouds rolled in like wineskins and lightning crackled and the wineskin burst. Though 2 years have passed since the drought ended, everyone remembers that it first rained on the day when Fatima entered the village. This is how she came. तो पार्ट में कहा गया है कि मवेशी जो थे वो पतले एवं असाधारण रूप से कमज़ोर हो गए थे, बैल मर रहे थे, खाली ऊँट ही बावल ऊँट झाड़ी से पेट भर भर कर आराम से बचे हुए थे. फिर एक दिन मशक की तरह बादल घुमड़ आए और बिजली कड़कड़ाने लगी और जो मशक थे वो फट गए. यद्यपि सूखा जो था वो बीते 2 साल हो गए थे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को वह दिन याद आया जब पहली बरसात हुई थी. और यह कब हुई थी? जब फातिमा ने गाँव में प्रवेश किया था. वह इस तरह गांव में आई थी. तो जब फातिमा गांव में आई तो वहाँ पहली बार 3 सालों के बाद में बरसात की बूंदें गिरी, इसलिए लोग उस दिन को बहुत याद करते हैं. What would he not do for her, the daughter of the spice seller, she who smelt of the cloves and cinnamon, whose laughter and the timbre of ankle bells, whose eyebrows were like black wisps of night, and whose hair was the night itself, for he would cross the salt desert. अब ये उस लड़की के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि उसने उसके लिए, यानी कि जो नजब था, उसने उस फातिमा के लिए क्या क्या किया. तो जो उसके लिए जो एक मसाला बेचने वाली की बेटी थी फातिमा, जिसमें हमेशा लौंग और दालचीनी की खुशबू आती रहती थी, उसकी हंसी में एक खनक थी जैसी खनक पाजेब में होती है, जिसकी बाहें रात्रि की काली धाराओं की तरह थी और उसके बाल मतलब बहुत ही ज़्यादा काले थे और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी. उसके लिए उसने नमक के रेगिस्तान को पार कर लिया, यानी नजब ने फातिमा के लिए नमक के रेगिस्तान को पार कर लिया. ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर, अ ब्लैक हिल chapped with basalt, the highest in Kutch. He has set his camel Allah Rakha free to crop on the bawal tree. At dusk he paid homage to the footprints of the Panchmai Peer on the hilltop. He left some food there and started beating on its thali according to the custom of here. In a few minutes jackals materialized and gobbled up the food. This was auspicious. If they had not turned up, he would have considered the ill effect of the omen serious enough to have cancelled the जर्नी. यानी वह कच्छ की सबसे ऊंची चोटी, एक काली पहाड़ी जो ज्वालामुखी को निकल जाने ज्वालामुखी से निकले काले नमक से ढकी हुई थी, उस पर दिन भर रुका रहा. उसने अपने ऊँट अल्लाह रखा को बवाल के पेड़ में चढ़ने के लिए खुला छोड़ दिया. गोधूली के समय उसने पहाड़ी की चोटी पर पंचमई पीर की
के चिन्हों को श्रद्धांजलि अर्पित की, यानी वहाँ पे जो दरगाह थी उसमें माथा टेका और उसने कहा वहाँ कुछ भोजन रखा। यहाँ के रिवाज के अनुसार अपनी थाली बजाने लगा और कुछ ही क्षणों में वहाँ पर सियार दिखाई दिए और बहुत तेज़ी से भोजन को खा गए। यह एक सौभाग्य सूचक बात थी। यदि वे नहीं आए होते तो वह इन शकुनों के दुष्प्रभाव को इतना गंभीर मानता कि वह अपनी यात्रा जो था उसको रद्द कर देता। मतलब यहाँ के लोगों की मान्यता थी कि अगर वहाँ पे खाने के लिए रखो और अगर उसको सियार आके खा जाते हैं, आपको थाली बजानी होती है, तो इसका मतलब आपकी यात्रा अच्छी रहेगी। अगर सियार उस भोजन को नहीं खाएं तो वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन अब वो खुश था क्योंकि सियार आके उसके भोजन को जो उसने रखा था वो खा चुके थे, तो उसको लगा कि अब ये उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, वो आगे बढ़ सकता है। अ लैम्प वॉज लाइटेंड इन द पीर्स ऑन every night on the hilltop, and the flame could be seen all the way from खावड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पीर के सम्मान में प्रत्येक रात्रि को पहाड़ी की चोटी पर एक दीपक जलाया जाता था तथा ख्वादा से पूरे रास्ते, जगह का नाम है, पूरे रास्ते में इसकी लौ दिखाई देती थी। ओवर 100 years earlier the पंचमई पीर हैज़ trudged these salt ways serving the people, accompanied a legend as legend had it by the jackal. Reluctive by habit, he used to retire to thorn jungles where, apart from his vulpine companions, none else dared to disturb his nocturnal trysts. The custom of feeding the jackals had lingered since then. तो ऐसा माना जाता है कि 100 वर्ष से भी अधिक समय से पहले पंचमई पीर लोगों की सेवा करने के लिए इस अपशिष्ट नमक को ढोकर ले जाता था और इसके साथ में जैसा कि कथा में सुना है उसके साथ एक सियार रहता था। अकेले में रहने की आदत के कारण वह कंटीले जंगलों में चला जाता था जहाँ उसे लोमड़ साथियों के अलावा अन्य कोई भी उसके रात्रिकालीन भेंट स्थल पर व्यवधान डालने का साहस नहीं करता था और सियारों को भोजन खिलाने की परंपरा उस समय से ही चली आ रही थी। Najab bowed before the flame and set out. He left behind the camel thorn shrubs and the area once famous for its savannah of stunned grass, but now sere and brown as desert. He had left behind all human habitations, Quran being the last village. For the next 3 days he would not be seeing any bangas there. Those one-room mud house circular at the base but tapering into the conical thatch roofs at the top. Now only the sand scaps stretched out before him, mile upon mile. Water splashed in the chagals with the name of Peer on his lips. Najab हुसैन सेट फोर्थ, यानी नजब लौ के समान झुका और चल दिया। उसने ऊंट काटा झाड़ियों को तथा एक समय छोटी घास के लिए प्रसिद्ध सवाना घास के मैदान को पीछे छोड़ दिया, जो कि अब सूखा हुआ तथा रेगिस्तान की तरह भूरे रंग का हो गया था। उसने मनुष्यों के रहने के सभी स्थानों को पीछे छोड़ दिया था और कुरन अंतिम गांव था। कुरन नाम का जो गांव था वो अंतिम गांव था। अगले 3 दिन तक उसे भूंगा एक कमर वाले मिट्टी के मकान जो आधार पर वृत्ताकार तथा ऊपर की ओर संकरे एवं नौकदार छप्पर वाले होते हैं नहीं मिले, यानी बिल्कुल रेगिस्तान था। अब उसके सामने मीलों दूर तक केवल रेत के दृश्य फैले हुए थे और चागलों में पानी छपछपा रहा था। अपने होठों पर पीर का नाम लेकर नजब हुसैन आगे चल दिया। छागल जो होती है वो एक कपड़े जैसे बनी हुई होती है जिसके अंदर पानी ठंडा रहता है और वो थोड़ी हल्की होती है उठाने में, तो उसके अंदर जब रेगिस्तान में जाते हैं तो लोग पानी डाल के लेके जाते हैं। Najab's diffidence was notorious among his friends. He was known to have blushed at the mere mention of a girl. Strangely introverted lad with dreamy eyes, no one had ever associated him with any act of bravado. His father, Aftab, would say
All that my ancestors and I have acquired during 100 years, this lad will squander away, not because he is a spendthrift, but because he will be too shy to charge money for what he sells. अब ये कुछ बातें नजब के बारे में बताई गई हैं जो आप उसके कैरेक्टर स्केच में भी लिख पाएंगे कि नजब जो था वो एक संकोचशीलता के लिए अपने मित्रों के बीच में प्रसिद्ध था। और ऐसा मानते थे सब लोग कि किसी लड़की का नाम लेने मात्र से ही उसका चेहरा लाल हो जाता था। और उसकी स्वप्निल आंखों वाला एक अजीब अंतर्मुखी लड़का था जिसके शेखी मारने वाले कामों में कोई भी साथ नहीं रहा। और उसका पिता आफताब कहता था कि जो सब मैंने और मेरे पूर्वजों ने पिछले 100 वर्षों में कमाया है यह लड़का उसे उड़ा देगा। इस कारण नहीं कि वह फिजूल खर्ची करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो भी बेचेगा उसकी कीमत ही वसूल करने में उसको बहुत शर्म आएगी। यानी वो जो बेचेगा उसके पैसे भी नहीं मांग पाएगा कि ये कितने की है। He had crossed the run on 4 occasions earlier, though he had turned 20 only a month ago. But each time he had either accompanied his father or that wily old smuggler Jaman, the veteran of the 100 illegal trips into Sindh. Each time they had taken tendu leaf worth about 500 and sold it across the border of 1200. But between the pay of official and the intermediaries who arranged the sale of berry leaves to the man who took the camel out to graze and the friends or relatives who harbored them, there was precise little left. It was just enough to buy some used Terrellian garments, and then it was time to make the long trek back across the desert. It was during one of these trips that he had stayed with Kalesha, the clothes seller. He is a distant relative of your mother, his father had told Najab. Kalesha was tall and well fleshed, and his thick jowled face had a purple tinge about it, as about it, as if somewhere along the way he had got stuck with a discolored patch. He always wore a tehmat of black and white checks. Within a day, Najab discovered that the fellow was an absolute rogue who drove such a cursed bargain that for the first time in his hearing, father started mouthing obscenities. तो अब ये चीज़ें जो हैं आगे बताई गई हैं कि इससे पहले उसने 4 बार रन को पार किया था, यद्यपि वह 1 महीने पहले ही 20 वर्ष का हुआ था। और लेकिन प्रत्येक बार वह या तो अपने पिता के साथ या फिर एक धूर्त तस्कर था जिसका नाम था जमन, उसके साथ गया था, जिसे सिंध की ऐसी सैकड़ों गैर कानूनी यात्रियों का अनुभव था। प्रत्येक बार वे अपने साथ 500 रुपये की कीमत के तेंदू की पत्तियां ले जाया करते थे और उसे सीमा के उस पार ले जाके 1200 रुपये में बेच देते थे। लेकिन उन अफसरों को जो रास्ते में उनको मिलते थे, बीड़ी पत्ती के बेचने की व्यवस्था जो उनके लिए कर देते थे, वह व्यक्ति जो ऊँटों को चराने ले जाता था और उन रिश्तेदारों या मित्रों को जो उन्हें आश्रय देते थे, वो उन लोगों को पैसा चुकाने के बावजूद भी अच्छी रकम बच जाती थी। यानी कि जब वो लोग इस सौदे के लिए आते थे तो ये सब चीज़ें भी उन्हें रस्तों में करनी पड़ती थी। और यह रकम काम के लिए कुछ जो पैसे जो उनको मिलते थे उससे वो फिर कुछ टेरिलिंग के कुछ कपड़े खरीदने के लिए उनके पास बच जाते थे। और इसके बाद भी वे रेगिस्तान पार करके कठिन यात्रा करते थे। इसमें से एक ऐसी ही यात्रा के दौरान वो लोग कालेशाह नाम का एक व्यक्ति था जो लौंग विक्रेता था, उसके यहाँ ठहरे थे। और नजब के पिता ने उसे बताया था कि वो उसकी माँ का दूर का रिश्तेदार था। और कालेशाह जो था वो एक लंबा मांसल मोटे गालों की जिन पर बैंगनी रंग था कि चेहरे वाला, ऐसा लगता था कि रास्ते में उसके चेहरे पर कोई बेरंग टुकड़ा लग गया हो। वह हमेशा काले व सफ़ेद चौखानों की तहमत पहनता था। एक ही दिन में नजब को यह मालूम पड़ गया था कि वह ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जिसने ऐसा सौदा किया कि पहली बार उसके सुनने में आया कि उसके पिता ने गालियाँ सुनाना शुरू कर दिया। यानी वो बहुत लालची था। बट हिज डॉटर फातिमा वॉज हूर with eyes so bright that they would have lit up the darkness of the underworld. लेकिन उसकी जो बेटी थी फातिमा, उसकी आंखें इतनी चमकीली और वो एकदम हूर थी, यानी बहुत ही खूबसूरत आंखों वाली
पाताल के अंधकार को भी प्रकाशित कर दे, इस तरह की खूबसूरत बला थी वो। शी वॉज टेकन बाय दिस क्वाइट प्लेजेंट यंग मैन, सो रेडी विथ हिज स्माइल्स, बट शी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम। लेकिन वह इस जो ये जो नजब था वो शांत खुशमिजाज मिजाज युवा लड़का था जो मुस्कुराता रहता था, उसकी तरफ आकर्षित हो गई। लेकिन उसने प्रत्युत्तर में उससे कोई भी जवाब नहीं वो निकलवा सकी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला था। फातिमा हैड under pressure to get engaged to someone in the village known for his slurred speech and grotesque stammers. Just my luck to run into mutes, she thought. But then, as she caught him staring at her, she laughed back. And in the evening, when Fatima repeated the performance and her face flooded with excitement as if she dared him to take the next step, he had flung his arms around her in a reckless, dizzy moment. Yes, he would come again, and he told her, and saw her start with disbelief, for he seemed to have answered her inarticulated questions. Would he come again? This time he would come alone, with no father or uncle to cramp his style, and as he left, he looked behind to find her gaze following him, her eyes like a pair of storm lanterns in the dark. अब जब वो उसने उस लड़की को देखा तो वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया, और फातिमा के ऊपर जो एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करने का दबाव था जो कि उसके गांव में ही रहता था और अपनी अस्पष्ट भाषा और अजीब तरह के हकलाने के लिए माना जाता था, और उसने सोचा कि यह मेरा भाग्य है कि गूंगों में मैं पड़ गई, यानी। लेकिन तभी उसने ऐसे अपनी नज़रों से उसको गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, और दोनों की नज़रें आपस में मिली, और वो जब उनकी नज़रें मिली तो फातिमा थोड़ी सी शर्माई और वो हंसी, और फातिमा ने यही काम 2-3 बार किया, जो उसका चेहरा प्रसन्नता से भर गया, जैसे कि उसने अगला कदम उठाने के लिए उसको साहस दिया हो। और बेपरवाह व्याकुल क्षणों में नजब ने उसके चारों ओर बाहें डाल दी और कहा कि वह फिर आएगा, और उसको कहा कि उसका विश्वास जीता और कहा कि देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं इसमें स्पष्ट प्रश्न से उसने उत्तर दिया कि वह फिर आएगा, और इस बार वो अपने पिता व चाचा को साथ में नहीं लेके आएगा, क्योंकि अभी तो वो उसके व्यवहार को नियंत्रित कर रहे हैं उनके वो बिना ही वो आएगा। और अब वो वहाँ से चल दिया तो उसने पीछे उसकी नज़रों को अपना पीछा करते हुए भी पाया कि फातिमा उसकी तरफ ही देख रही थी, जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, और उनकी आंखें अंधेरे में तूफान की पहचान कराने वाली लालटेन के जोड़े की तरह उसको दिखाई दे रही थी, यानी उसको उससे संबल मिल रहा था। एवर सिंस हिज रिटर्न टू Ever since his return to Kavda, Najab had been straining to get away. What was there about the run and he did not know. He could cross the run in the daylight, leave alone starlight, a thing none of his elders had dared to do, and one morning woken After was woken up by the shout from Zaman. Where does the old rogue want? He muttered, rubbing his sleepy eyes. Jaman asked about Najab's whereabouts. The boy had been sulking of later, but he should be around. Anyway, what business is it yours? The old man did not hide his irritation. Who are you trying to fool, Aftab Maya? Asked the smuggler. Don't you know the Allah Rakha is also missing? तो ख्वादा में उसके लौटने के कुछ एक समय से ही नजब वहाँ से चले जाने की बहुत कोशिश कर रहा था और रन के बारे में सोच रहा था, जो कि उसको ऐसा क्या था जो मालूम नहीं था। वह दिन के उजाले में रन को पार कर सकता था। अकेला तारों की रोशनी में चल पड़ा, और जैसे ही उसके किसी भी बुजुर्ग ने पहले साहस नहीं किया था, वो उसने करने की कोशिश करी। और एक सुबह जमन के चिल्लाने की आवाज़ से आफताब जगा, और वो बोला कि यह दुष्ट क्या चाहता है। अपनी नींद भरी आंखों को मसलते हुए बड़बड़ाया। जमन ने नजब का पता ठिकाना पूछा। उसने पूछा जमन ने आफताब से कि नजब कहाँ है, नजब तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उसके पिता ने कहा, आफताब ने कहा, लड़का देर तक नाराज़ रहा है, लेकिन वह आसपास ही कहीं होगा। फिर भी आपको क्या काम है?
उस वृद्ध आदमी ने अपनी चिड़चिड़ाहट नहीं छुपाई। तो आप इसको किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं आफताब मियाँ? उसने कहा। और तस्कर ने पूछा, क्या आपको नहीं मालूम कि अल्लाह रखा भी गायब है? अल्लाह रखा कौन था? ऊँट था जमन का। तो इन दीज बॉर्डर्स villagers are the pattern of life was such that if a man was absent along with his camel, it was taken for granted that he had made a foray across the desert into पाकिस्तान। और उस जगह पे जो लोग रहते थे उनका ये मानना था कि अगर सीमा के इन गाँवों के जीवन का जो तौर तरीका कुछ ऐसा ही था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ऊँट के साथ गायब होता था तो ये मान लिया जाता था कि वह सीमा पार पाकिस्तान में चला गया है। आफ्ताब वेंट into the mud enclosure where his camel was kept and found it empty. His heart sank. He ran into the house to see if the bundles of tendu leaf he had brought had been taken by the boy. Oh, the fool! Thus, that son of fool, exclaimed Aftab, almost shaking with fury. He has forgotten to take the leaf with him. तो आफ्ताब जो थे वो मिट्टी के बाड़े में गया जहाँ वह ऊँट उनको बांधा करता था, और वहाँ पे उसको उसका ऊँट नहीं मिला जमन का, जिसका नाम अल्लाह रखा था। तो उसका दिल डूब गया और वह दौड़कर मकान के अंदर देखने के लिए गया कि लड़का जो है उसकी खरीदी हुई तेंदू की पत्तियों की गठरी को भी साथ में ले गया है या नहीं। तो जब उसने देखा कि वो तो वहीं पड़ी है, तो उसने कहा, अरे मूर्ख मूर्ख की औलाद लड़के। और वो उसको गुस्सा आया कि आफ्ताब गया भी है और तेंदू का पत्ता भी साथ में ले जाने भूल गया, यानी कि वो जोखिम उठा के दूसरे देश में गया भी है और जो काम उसको करना था वो भी साथ में नहीं ले गया। आफ्ताब को लगा कि वो वहाँ पर स्मगलिंग करने के लिए, यानी वो सौदा करने के लिए गया होगा, लेकिन वो पत्तियाँ ले गया नहीं साथ में। हु आर यू ट्राइंग टू फूल विथ ऑल दिस ड्रामा? कॉल्ड आउट जमन, हु वॉज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर। और लेकिन जमन जो वहाँ पे दरवाजे पर ही खड़ा था, उसने कहा कि तुम आप किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम इस नाटक से किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? जमन जो अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था, उसने कहा कि दिस सन ऑफ योर्स इज़ नॉट इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्स, ही इज़ अ बिग एंड सन ऑफ पिग। तो उसने कहा कि तेरा बेटा इतना सीधा नहीं है कि जो लोगों का विश्वास, जो लोग उसके बारे में सोचते हैं, वह सुअर है और सुअर की औलाद है। देयर वॉज नो लिमिट टू द देयर वॉज नो लिमिट टू द चागिन. Jaman was the chief, the man who kept the rangers cross happy. Anyone crossing the run without his support was running the gauntlet with the law. And here this fledgling had blundered in without as much as word to him, or a salam or 100 rupees note. तो उसके संताप की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि जमन जो था वो मुखिया था। वह व्यक्ति जो सीमा पार के रेंजरों को भी खुश रखता था और उसकी मदद के बिना कोई भी सीमा पार का कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता था, उसको चुनौती नहीं दे सकता था। यहाँ चिड़िया के बच्चे ने बिना कोई शब्द सलाम करे और 100 रुपये के नोट के प्रवेश के बिना ही वो, यानी यहाँ से वो चला गया। तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि एक लड़का इस तरह से कैसे उससे बिना परमिशन लिए या बिना उसको कोई भी पैसे वगैरह दिए, कोई रिश्वत दिए कैसे जा सकता है। अल्लाह उसे इस परिस्थिति से सुरक्षित रखे, बाहर निकाले। अल्लाह में ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, सेड द लॉर्ड रोग piously. He means just the opposite, thought Aftab. Nothing would please him more than to see Najab turned into Caron with vultures hovering around. तो उसके पिता को चिंता होने लगी और उन्होंने कहा कि भगवान उसको इस परिस्थिति से बाहर निकाले। और जो वृद्ध दुष्ट व्यक्ति ने धर्मपूर्वक जो भी बातें कही उन सबको उसने नज़रअंदाज करते हुए कहा। और आफ्ताब ने सोचा बिल्कुल इसका उल्टा, कि नजब को सड़ा हुआ मांस जिस पर गिद्ध मंडरा रहे हों में बदलने के अलावा वह अन्य किसी बात से अधिक खुश नहीं होगा। यानी मतलब वो ये सोच रहा था कि कहीं उसके बेटे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है पानी, कई भी परिस्थितियां हो सकती हैं, और वो वहाँ पे मर ना जाए, कहीं उसको गिद्ध ना खा जाए। ऐसी परिस्थितियां उसके साथ उसको फेस ना करनी पड़े, ये वो दुआ करने लगा। तो डोंट वरी जमन, अल्लाह विल see him through, he said testily,
एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर्स फेस। अब उसको स्मगलर के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसने कहा कि जमन तुम चिंता मत करो, भगवान उसे, अल्लाह उसे सुरक्षित रखेगा। और उसने ज़ोर से जो दरवाज़ा था वो तस्कर के मुंह के ऊपर मारा, यानी क्योंकि उसको उस पर गुस्सा आ रहा था। एज जमन stalked off, Aftab went in to break the news of their son escaped to his wife. She would faint, he thought. He found her crouching with her back against the mud wall, and she did not even blink in surprise once she was waist up deep in the conspiracy along with her son, and never ever breathed a word about it. His eyes fell on her warm arm. Bare arm. Where is that gold bangle my father gave you, women? You need not worry, Najab will return with gloves. तो अब उसने जब उस गेट को बंद कर दिया तो फिर जमन अकड़ते हुए बढ़ा और आफताब अपने बेटे की शरारत का जो समाचार है वो अपनी पत्नी को सुनाने के लिए उसके पास गया। और उसने सोचा कि वह बेहोश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा दूसरे देश में अकेला चला गया है, लेकिन उसने मिट्टी की दीवार के सहारे वह उकड़ू बैठी हुई थी और उसने आश्चर्य से उस एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई जब उसको बताया गया। तो वह अपने बेटे के षड्यंत्र के बारे में कमर तक डूबी हुई थी, ऐसा मान सकते, मतलब उसको सब कुछ पता था कि उसका बेटा कहाँ गया है। यहाँ तक कि इस बारे में वह एक शब्द भी नहीं बोली। और उसकी नज़रें आफताब की नज़रें जैसे ही उसके नंगे हाथों पर पड़ी तो उसने पूछा कि अरे जो मेरे पिताजी ने तुम्हें सोने की चूड़ियाँ दी थी वो कहाँ हैं। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नजब लवंगों को, यानी नजब जो है वो वहाँ जहाँ गया है वहाँ से वो लौंग लेकर ही लौटेगा। यानी उसको ने आफताब को बता दिया कि वो कहाँ गया है और वो लौंग लाने गया है। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा केप्ट अ ब्रिस्क pace. A strong south wind drove the tang of the Corey Creek hag into Najab's nostrils. He followed the stars. The Milky Way flaked with mica, the great bear shambling towards the north. Before the dawn, he had reached his destination for a sandy elevation palisaded with the bones of dead animals told him that he had arrived at Sarbella, over 20 miles from Kala Dungar. He was already beyond the international boundary. Here he rested during daylight. Movement was impossible. The Indus Rangers would be looking from their bamboo watchtowers, and in the heat everything became a mirage. Depression in the sand looked like a splash of water. A freak stunted cactus gave the appearance of grove, and camel looked like a huge prehistoric animal on the move, and any movements was sure to be noticed through binoculars. तो अब वो लंबे डग भरने वाले अल्लाह रखा ने तेज गति रखी और तेज दक्षिणी हवा ने नजब के नथनों को कोरी दर्रों की गंध से भर दिया था। वह पैर घसीटते हुए तारों को और अभ्रक की टुकड़ों से भरी आकाश गंगा द ग्रेट बियर तारा समूह का अनुकरण करता रहा। उषा काल के पहले वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया था, क्योंकि मृत जानवरों की जो हड्डियों से घिरे हुए एक उभार ने उसे बताया कि वह काला डूंगर के से 20 मील से भी ज़्यादा दूर सारबेला पहुंच गया था। वह पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर था। यहाँ उसने आराम किया क्योंकि दिन के उजाले में आगे जा पाना मुश्किल था और वहाँ जो सिंधु के रेंजर्स थे वो अपनी बांसों की बुर्जों से देख रहे होंगे और वो पकड़ा जा सकता था। इसलिए उसने गर्मी की से सभी चीज़ें, मतलब इतनी तेज़ धूप थी वहाँ की कि सभी चीज़ें जो वहाँ की मरीचिकाएँ हो गई थी और रेत का अवतलन पानी की धार जैसा लग रहा था। यानी रेत जो चारों तरफ फैली हुई थी वहाँ पे मृग मरीचिकाएँ जैसी वो दिखाई दे रही थी और एक अनूठा छोटा कैक्टस एक वृक्ष कुंज की भांति प्रतीत हुआ और ऊंट कोई चलता हुआ प्रागैतिहासिक जानवर दिखाई दिया। कोई भी हलचल दूरबीनों की नज़र में आ सकती थी। यानी कि वहाँ पे जो लोग पहरेदारी कर रहे थे उनसे भी उसको बचना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो उसको पकड़ लेते। When the sun came up, Najab took his first drink of water from his chagal. At noon, he had his first meal.
dry stale bread with onion. By now, thoughts about Fatima took a vice like a grip over him. An entire night lay between them, and he thought, and the distance was less than 10 miles. The thought of it made him writhe even as the sun started heating its stammer on the unveil of desert. A whiff of tangy south wind caught his nostrils again, but this time it brought with it a thin, dappled veil of cloud, patches of which lay overlapping like fish scales. Within an hour, his corrugated cloud had covered a substantial portion of the sky, looking for all the world like a stretch of wind ripped sand. Yes, this was the time. He got up and shook the sand from his turban. Even as he harnessed his camel, he thought that Allah Rakha was looking at him quizzically, as if asking what the hell he was up to. अब ये जो इस पैराग्राफ में पूरी स्थिति जो समझाई गई है वो अल्लाह रखा की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है कि वो अब उसके दिमाग में तो खाली जो उसका दिल और दिमाग जो था वो फातिमा के चारों तरफ ही घूम रहा था। और जब सूरज ऊपर आ गया तो नजब ने अपने छागल से थोड़ा पानी की एक घूंट पी और दोपहर में उसने प्याज तथा सूखी बासी रोटी जो थी वो पहला भोजन उसने किया। अब तक फातिमा के बारे में विचारों ने उसे अपनी दुष्ट गिरफ्त में ले लिया था। उसने सोचा उनके बीच में एक पूरी रात पड़ी थी और दूर तक 10 मील से भी जो दूरी थी वो 10 मील से भी कम थी, लेकिन उसको पूरी रात वहाँ इंतज़ार करना पड़ा। इस विचार ने उसे तड़पा दिया। यद्यपि रेगिस्तान की निगाह के हथौड़ों को सूरज से गरमाना शुरू कर दिया था। तेज दक्षिणी हवा का एक झोंका फिर उसकी नाक में भर गया, लेकिन इस बार वह हल्की बादलों की परत यानी घूंघट भी साथ में लेके आया, यानी थोड़ी छाया हुई बीच में। उन्होंने मछली के शल्कों की भांति एक दूसरे को ढक लिया था। 1 घंटे के अंदर ही इस लहरदार बादल ने आकाश के एक बड़े भाग को ढक लिया। सारी दुनिया वायु के झोंकों की लहरों के निशानों भरी रेत की तरह उसे दिखाई दे रही थी। हाँ, यही समय था। वह खड़ा हुआ और अपनी पगड़ी में से रेत को झाड़ा, यहाँ तक कि जैसे ही उसने ऊँट को जोता, उसने सोचा कि अल्लाह रखा उसकी ओर प्रश्न भरी निगाह से देख रहा था, कि मानो वह पूछ रहा हो कि वह क्या शरारत करने को है अब, यानी अब वो अगला कदम क्या उठाने वाला है। At one level of consciousness, he knew that this was madness. He knew of overworked camels dying of fatigue, of the patrolling parties of the BSF and Indus Rangers, and the mirage checkered trackless waste of the desert. But he succumbed to a rush of blood, and the face of Fatima beckoned him like a mirage. अब हुआ ये कि एक स्तर तक उसे मालूम था कि यह पागलपन था, क्योंकि उसे अधिक काम करने से थकान के कारण ऊँटों के मरने की और सिंध तक तथा बीएसएफ के रेंजरों की गश्त दलों की तथा मरीचिका से रेगिस्तान के वीरान रास्तों की जानकारी थी। लेकिन वह रतिम ललिमा में से अभिभूत हो गया था और फातिमा के चेहरे ने उसकी मरीचिका की भांति उसे संकेत दिया, यानी उसको सिर्फ फातिमा का चेहरा ही नज़र आ रहा था। उसको ऐसे लग रहा था कि फातिमा कह रही है, उसको दिख रही थी कि भाई उसको उस तक पहुंच जाना चाहिए। नजब क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1006। ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक bisecting 2 posts of the Indus Rangers at जगतराई एंड वंगूर। तो अब नजब ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्तंभ नंबर 1066 पार कर लिया था, पर उसे मालूम था कि जो रास्ता अब उसे पकड़ना था वहाँ पर सिंध के रेंजरों की जगतराई तथा विंगूर चौकियों के काटने वाला रास्ता था, यानी वहाँ पे वो बहुत खतरा था। लेकिन वह ज़रा बट ही स्ट्रेड एवर सो स्लाइटली, and from their which tower they saw through their binoculars this sleek camel warped and distorted by the heat shimmer into a lumbering leviathan. An Indian slipping into their territory with tendu leaf right under their nose, and that too without paying any hush money. They went not going to stand for it. Najab was in a trance now, events flashing past him like figures on screens. The mile long
chase, the firing from behind, the spent bullets flipping in the sand, and then the rising wind which churned the dust into his eyes and then rose between the hunter and the hunted. When the dust settled half as an hour later he was alone in run. अब क्या हुआ कि जब उसने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए तो अब उसको बहुत मुसीबत का सामना पड़ने वाला था, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तो घुस चुका था और वहाँ पर मार्ग भी भटक गया था। लेकिन वह ज़रा सा भी मार्ग भटक गया था और उन्होंने जो निगरानी में बुर्जों पर अपनी दूरबीन लगाए बैठे थे, उन्होंने देख लिया कि कोई ना कोई ऊँट जो है वो उनको दिखाई दिया और वो समझ गए कि किसी हिंदुस्तानी ने यहाँ पे अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करी है और उनकी ठीक नाक के नीचे एक भारतीय उनके क्षेत्र में धीरे से तेंदुपत्ता लेकर घुस रहा है, और वो भी उनकी बिना मुंह भराई दिए, यानी बिना उनको रिश्वत दिए। तो इस बात को वो सहन नहीं कर सके और उन्होंने देखा कि नजब इस समय अतीत में खोया हुआ था और तथा घटनाएं उसके सामने पर्दे की पर आकृतियों की तरह घूम रही थी, यानी वो तो अभी भी ख्यालों में ही खोया था। उसे पता ही नहीं था कितना बड़ा संकट उसके सिर पर मंडरा रहा है। तो उन लोगों ने 1 मील का पीछा कर पीछे से उस पर गोलियां आई और गोलियां ज़ोर ज़ोर से चलने लगी, लेकिन वो सारी की सारी गोलियां जो थी वो बेकार होकर रेत में घुस गई थी। फिर जो उन रेतों के अंदर जो गोलियां घुसी और वहाँ पर जो रेत और जो थी रेत थी, उसने उसको आँखों में मिट्टी भर दी, मिट्टी उसकी आँखों में आ गई और चारों तरफ जब गोलियां चलने लगी तो वहाँ पर 1 मील का पीछा करके पीछे से गोलियां आई और चली हुई गोलियां बेकार होकर रेत में घुस गई। फिर उड़ती हुई है जो हवा ने रेत को आलोड़ित कर उसकी आंखों में भर दिया और फिर शिकार तथा शिकारी के बीच ऊपर उठी, यानी कि जो शिकार कौन था, शिकार करने वाले तो वो रेंजर्स थे और शिकार कौन था, शिकार तो नजब था। और शिकारी कौन माने जा रहे हैं इस पैराग्राफ में, शिकारी जो रेंजर्स हैं जो गोलियां चला रहे हैं। यानी उनके बीच में जब इस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ तो जो गोलियों के कारण जो मिट्टी उड़ी वो पूरी की पूरी आसमान में फैल गई और आधे घंटे बाद जब धूल जम गई तो वह वहाँ रन से आगे निकला, क्योंकि अब वो जो गोलीबारी उन्होंने पीछे करी थी वो उससे बच चुका था और अब वो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित भी महसूस कर रहा था। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ड इन डेज। He was mortally scared that Allah Rakha may die of fatigue. To ease him of his burden, he now started walking beside him. Within an hour, the sail had scraped the callus from his feet and scared them with agonizing cracks under a hot tin sky. The run was blazing now, throwing up wild needles which hurt the eye, and the run palpitated and if haunted him with its mirage. Pools of shadow scooped half moons of water, hours of wandering as if in terrace attempting to lick the receding edge of the mirage. Then light thinning away, and an hour or two later, dusk and a thin plume of smoke rising from a dung fire. Allah he praised. He was now within range. और अगले कुछ घंटे स्तब्धता में बीते, क्योंकि वो भी बहुत चक्का रह गया कि ये क्या हुआ और वह बुरी तरह से डरा हुआ था। अब उसको ये भी लग रहा था कि कहीं उसका जो ऊँट है अल्लाह रखा वो थकान से ना मर जाए, क्योंकि उसे उसके बोझ से मुक्त करने के लिए उसने सोचा कि मैं अब इसके नीचे उतर जाता हूँ और उसके बगल में चलने लगा ताकि उसको थोड़ा आराम मिले। 1 घंटे में ही ऊँट के पैर की कठोर खाल दर्द करती हुई दरारों से भर गई थी। टिन जैसे गर्म आकाश तले रन अब जला हुआ सा लग रहा था और उसकी आंखों में चुभाने वाली सुइयां ऊपर की ओर से आ रही थी, यानी इतनी तेज़ धूप और ऊपर नीचे दोनों तरफ से वो दोनों महसूस कर रहे थे। और जैसे ही रन तपने लगा यह उसे मरीचिका से डराने लगा जो किसी तालाब की परछाई या उभरा हुआ जल का अर्ध चंद्रमा जैसा दिख रहा था। घंटों की यात्रा के बाद मानो बिल्कुल बेहोश होने वाली स्थिति में मूर्छावस्था में तय की गई हो मरीचिका के कम होते प्रभाव को छूने का प्रयास कर रही थी। उसी समय फिर रोशनी कम होती जा रही थी और 1 या 2 घंटे बाद गोधूली और धुएं की पंख जैसी पतली परत उपलों की आग से ऊपर उठेगी और अल्लाह की प्रशंसा करनी होगी। अब वह सीमा के अंदर था।
यानी वो जहाँ पहुँचना चाहता था उस जगह पे वो पहुँच गया था। तो इतनी परेशानियों का सामना करके वो वहाँ था। He waited for night to descend and then struck out hobbling on his toes for this desert. Odyssey had cost him his heels within an hour. He was at the clove seller's door. और जैसे ही अंधेरा उतर आने का उसने इंतज़ार किया और फिर वो लंगड़ाते हुए पंजों के बल आगे बढ़ा, क्योंकि इस रेगिस्तान की यात्रा उसने उसकी एड़ियों को प्रभावित कर दिया था, यानी एड़ियाँ उसकी काफ़ी फट चुकी थी। और 1 घंटे पहले ही वह लौंग व्यापारी के दरवाजे पर, वो जो लौंग व्यापारी था उसके दरवाजे पर पहुंच चुका था। और वो लौंग व्यापारी कौन था? वो फातिमा का फादर था। फातिमा रोज फ्रॉम हिज बेड लाइक अ पैनिक स्ट्राइकन डो एज ही कॉल्ड आउट her name softly through the window bars. It took some anxious moments for it to sink in that it was Najab. His lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door. और जैसे ही उसने खिड़की की सलाखों में से आहिस्ता से फातिमा का नाम बुलाया, वह अपने बिस्तर से दुख से पीड़ित हिरनी की भांति उठी और उसे ये उत्सुकता में मग्न होने लगी कि कुछ ही क्षण लगे कि वह नजब आ गया उसको पहचानने में। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी चमकीली आंखों ने अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर दिया। 2 hours before dawn, Kalisha was woken up by the beat constable banging on the door. A smuggler had come across the run. Kalisha, you wouldn't know anything about him, would you? Kalish, कसम तुम्हारी, not a sparrow has entered the house or the village. Even the dogs have not been barking tonight. Then he had added with a knowing wink, why should a smuggler come to me? और सुबह सुबह उषा काल से 2 घंटे पहले ही सिपाही जो थे वो काले खान के दरवाजे के फातिमा के घर के दरवाजे के बाहर आ गए और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगा। और काले शाह की जो नींद थी वो खुल गई। रन को पार करके एक तस्कर तुम्हारे यहाँ आया है, उन्होंने कहा। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते हो क्या? तुम नहीं जानते हो क्या? तो वो काले शाह जो था उसने कहा कि कसम तुम्हारी, गांव तथा मकान में एक चिड़िया भी नहीं घुसी और आज रात को कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। फिर जानकारों की तरह आंख झपकाते उसने कहा, कोई तस्कर मेरे पास क्यों आएगा? बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड. कालिशा, ही सेड sardonically, your belly is stuffed full with silver. It would overweigh even the dirt in your heart. The constable's words rattled like a snake of empty cans in his head and prevented him from sleeping. You have a guess, said Fatima as she brought him his tumbler of hot steaming milk in the next morning. It's Najab. He stayed the night in the cattle shed. For a moment he was terrified. A smuggler in the house, the police prowling around, and he did not even know. तो अब हुआ ये कि जब पुलिस वाले वहाँ से चले गए तो उसने सोचा कि कानून के रक्षक खुश नहीं थे, क्योंकि काले शाह ने उन्हें निंदापूर्वक कहा कि तुम्हारा पेट तो पूरी तरह चांदी से भरा हुआ है, उसका वज़न तुम्हारे दिल पर जमी धूल से भी ज़्यादा होगा। सिपाही के शब्द खाली डिब्बों में थैले के समान उसके सिर पर बजे और उसकी नींद को रोक दिया। यानी कि अब उसको ये टेंशन होने लग गई कि अगर सिपाही कह के गए तो इसका मतलब कोई ना कोई आया होगा और उसके पास तो कोई पहुंचा ही नहीं। लेकिन उसी समय फातिमा वहां आई और उसने कहा कि आपके यहाँ एक मेहमान आया है। और अगली सुबह जब वह गर्म भाप निकलता हुआ दूध लेके आई तो उसने अपने पिताजी को बताया कि नजब आया है। वह रात को पशुओं के बाड़े में रुका था और एक क्षण के लिए वह भयभीत हो गया कि मकान में एक तस्कर और पुलिस वाले जो है उसको चारों तरफ से ढूंढ रहे हैं और उसे उस बारे में मालूम भी नहीं था। नजब के साथ उसकी मुलाकात जो थी वो संक्षिप्त रही। दुष्ट कहीं का तेंदुपत्ता भी नहीं लेके आया। फिर उसने उससे पूछा कि तुम तेंदू के पत्ते भी नहीं लेके आए? तो उसको गुस्सा आया कि एक तो स्मगलिंग करने का आ गया, पुलिस वाले भी पीछे पीछे साथ में आ गए, और ये जो तेंदू की पत्तियां लेके आनी थी वो भी नहीं लेके आया साथ में। हिज मीटिंग विथ नजब हैड बीन बिलीव द रेस्ट फेलो हैड बॉट नो तेंदू लीफ। अब उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि कम से कम तेंदू की पत्तियां लेके आता तो भी इतना रिस्क उठाता, ऐसे ही फालतू इतना रिस्क उठा के यहाँ पे घुस गया और पुलिस वालों को उस पर शक भी है। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड, पहली बात तो तुम बिना बताए आ गए। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, ऊपर से पुलिस को भी अपने पीछे पीछे ले आए। एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विथ नथिंग, और दूसरी चीज़ तुम किसी भी चीज़ के बिना आए हो, यानी तेंदू लिव्स भी नहीं लेके आए, पत्तियाँ भी नहीं लेके आए। ट्रेडिंग विथ यू इज़ गोइंग टू बी अ डेड लॉस सन विद द
ओ कॉप्स ऑन योर बैक एंड योर हैंड्स एम्प्टी। तो वो कहता है कि भाई तुम्हारे साथ सौदा तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि तुम ना तो तुम्हारे हाथ में कुछ है, तुम खाली हाथ आए, ऊपर से पुलिस और तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। नजब थॉट दैट काले शाह वेस्ट क्लॉथ with its black and white checks looked like a chessboard. He would have to make his moves carefully. He showed the gold bracelet. I have come for the gloves, चाचा जान, and I shall pay in gold. तो अब उसको ये समझ में आ गया कि नजब ने सोचा कि काले शाह का काले सफ़ेद चौखाने वाला जो कमर का कपड़ा शतरंज की बिसात की तरह उसको लग रहा था, तो उसने सोचा कि अब उसे बहुत सावधानी से काम करना होगा। तो उसने सोने का एक कंगन दिखाया और कहा कि मैं लौंग के लिए आया हूँ चाचा जान, और मैं सोने से उसकी कीमत चुकाऊंगा। द नेक्स्ट 2 days काले शाह वॉज बिजी बाइंग gloves and arranging to get Allarakha grazed a few miles away by a cowherd. Otherwise, the presence of a strange camel would have let loose a babble of tongues. Najab slept in the cattle shed in the evening and slipped into Fatima's room last night. और अगले दिन काले शाह जो था वो लौंग खरीदने के लिए मैं तथा अल्लाह रखा को कुछ मील दूर एक चरवाहे के चरवाने की व्यवस्था करने में व्यस्त रहा, वरना एक अजनबी ऊँट की उपस्थिति से लोग धीरे उनको समझ में आ जाता और वो बातें बनाने लग जाते। शाम को नजब जो था वो पशुशाला में ही सोया और देर रात को फातिमा के कमरे में खिसक गया। They want me to marry Mahfouz Ali, she told him. He is related to us from my mother's family. The way he stammers, you should hear him. Urchins start mimicking him the moment they set eyes on him. It is just a step removed from being hounded like a madman and pelted with stone. अब फातिमा ने उसे बताया कि महफूज अली से मैं निकाह कर लूँ, ऐसा मेरे घर वाले मेरे पिताजी चाहते हैं। और उसने बताया कि हमारे साथ हमारी माँ के परिवार से एक रिश्ता है, और वह यानी मेरी माँ की फैमिली से है वह किस तरह से हकलाता है। तुमने उसकी आवाज़ अभी तक सुनी नहीं, जब तुम सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। जैसे कि शैतान बच्चों की नज़र उस पर पड़ती है, वो उसकी नकल उतारना शुरू कर देते हैं। बस पागलों की तरह उत्तेजित होना तथा पत्थर फेंकने की ही कसर रह जाती है। He has it never occurred to you to take a ride on Allarakha across the run? She had kept silence, and silence was assent. It was as simple as that. तो उसने कहा कि क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम अल्लाह रखा की पीठ पर बैठो और रन को पार कर जाओ? तो वह चुप रही थी, यानी उसने स्वीकृति दे दी थी, उसकी मौन स्वीकृति थी, क्योंकि जवाब उसने कुछ दिया नहीं और मना भी नहीं किया। उसी तरह वह सामान्य सी बैठी रही। तो अब समझ में आ गया नजब को कि वो तैयार है उसके साथ जाने के लिए। द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ऑफ। ही हैड वेटेड with his camel at the outskirts of the village, and she had slipped off after her father had started snoring. The moment was too big for them, and they did not speak. It was only in passing that she thought of the village she was leaving for good. As for quitting one country and entering another, she never gave it a thought. Where did one have to have the time of Pakistan and Hindu? When one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both physically and symbolically the two countries. For her it meant just a shift in a dialect and a smear of Kuchi added, and a little Sindhi sandpapered away. अब अगली शाम को ऊँट के एक झटके के साथ वह खड़ा हुआ। नजब ने उस पर बैठकर वो चल पड़ा और उसने ऊँट को गांव के किनारे पर इंतज़ार करने लगा। और जब फातिमा ने देखा कि उसके पिताजी खराटे भरने लगे तो वह धीरे से उठी और कुछ बिना क्षण गंवाए हुए, कुछ भी बिना बोले वह वहाँ से गुजरते हुए उसने उस गांव के बारे में सोचा जिसे वह हमेशा के लिए छोड़ रही थी। वह नजब के साथ हो ली थी और उसके साथ यात्रा पे चल पड़ी थी, यहाँ तक कि देश छोड़कर उसके दूसरे देश में घुसने की बात ने उसे इस बात पर कभी भी विचार ही नहीं किया। उसने किसी के पास हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में सोचने का समय ही कहाँ था, जबकि वह अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी और उस रेगिस्तान को पार कर रही थी जो भौतिक व सांकेतिक रूप से दोनों देशों को बांटता था। उसके लिए तो बस इसका अर्थ यह
बोली बदलना था और कच्छ भाषा जुड़ना, कच्छी भाषा जुड़ना और सिंधी कम होना था। यानी उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो जब दूसरे देश में चले जाएगी जमन के साथ, तो खाली उसको वो कच्छी भाषा से जुड़ जाएगी और सिंधी उसको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी भाषा ही डिफरेंट होगी, इसके अलावा उसके और कुछ पता ही नहीं था। And the camel lurched and bumped onwards, and Najaf drove him hard. By the time they reached सारबेला शी वॉज एग्जॉस्टेड एंड फेल asleep। और ऊँट जो झटका खाता हुआ उछलता हुआ आगे बढ़ता रहा और नजम ने उसे और तेज़ दौड़ाया। उनके सारबेला पहुंचने तक वह थक गई थी तथा उसे नींद आ गई थी। शी woke up in the afternoon to find the sky overcast. It turned ominous in the evening with depth upon depth of dark edged nimbus gathering at the summons of a storm god. Another night they journeyed facing the wind which hurled the sand in their faces. As they neared Kavda, the thunder started rolling and reverberating across the skies. और जब वह दोपहर बाद जागी तो आकाश पर बादल छाए हुए थे। शाम को यह शुभ शगुन था कि तूफान के देवताओं ने बुलावे पर काले किनारे वाले गहरे गहरे बारिश के बादलों को इकट्ठा कर लिया हो। अगली ही रात उन्होंने ऐसी तेज हवा का सामना करते हुए यात्रा की जिसने चक्कर खाकर उनकी आंखों में रेत फेंक दी। यानी गोल गोल हवा घूम रही थी और उससे रेत उनकी आंखों में गिर रही थी। जब वे ख्वादा के नज़दीक आए तो पूरे आकाश में गूंजता हुआ तूफान घूमने लगा। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल उस एरिया के पास से वो पहुँचने वाले थे तो वहाँ पे तूफान आ रखा था। 3 times during the night Aftab had opened the door thinking his son had come, but it was only the wind knocking against the door. आफ्ताब ने भी इस तूफान में 3 बार जब उसका दरवाज़ा हवा ने ज़ोर ज़ोर से थपेड़ा तो गेट खोल खोल के देखा कि कहीं आफ्ताब को लगा कि उसका बेटा आ गया है, लेकिन वो नहीं था। दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट। दिस व्हेन ही unlatched the door, he found Allah Rakha shying away from a streak of lightning, and huge isolated drops of rain were falling. Kicking up the dust, Aftab steeled himself. He would not allow any relief, any expression of joy to show his face. Son, have you brought anything? He asked, an edge of an iron deliberately introduced into voice. Yes, he replied, as if he uh, ushered Fatima in. The rain stormed down and the swept away 3 years of drought. तो यह सोचकर कि उसका बेटा आ गया है, आफ्ताब ने रात को 3 बार कोशिश करी देखने की दरवाजे पर वो नहीं था। लेकिन इस बार दरवाजे का बजना जब लगातार हुआ तो उसने कुछ कुंडी खोली तो देखा कि दरवाज़ा हटाकर खोला तो उसने नजब को अपने सामने खड़ा पाया और नजब को किसी रोशनी को लेकर शर्माकर हटते हुए उसने देखा कि वो कुछ लेके आया है। एक एक कर वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें धूल को उड़ाते हुए गिर रही थी। आफ्ताब ने अपने आप को दृढ़ बना लिया था और उसने अपने चेहरे पर तसल्ली और खुशी के भाव नहीं आने दिए। लेकिन फिर उसने उससे अपने बेटे से पूछा कि क्या तुम अपने साथ कुछ लाए हो? उसने पूछा, उसके स्वर में स्वतः ही कठोरता आ गई। तो नजब ने उत्तर दिया कि हाँ, और उसने फातिमा को तेजी से आगे बढ़ाया। तूफानी बारिश हुई और जिसने 3 वर्षों के सूखे को दूर कर दिया। तो इस तरह से वो जब फातिमा, इसलिए जब पाठ शुरू हुआ तब आपने पढ़ा कि जब जिस दिन वो आई थी उस दिन बरसात हुई थी। तो जैसे ही फातिमा ने उनके घर में कदम रखा 3 साल का सूखा जो था वो ख़त्म हुआ और वहाँ पे बरसात हुई। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कहानी में ये लाइन कि फातिमा के आने से क्या हुआ। अब हमने ये भी देखा ये कहानी के बारे में अबाउट द स्टोरी लव अक्रॉस सॉल्ट डेजर्ट नरेट्स द ट्रिम्फ ऑफ ह्यूमन विल and determination. Every individual is capable of achieving remarkable feats provided he has a strong will to do so. तो देखा जाए तो ये जो कहानी है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट मनुष्य के इरादे और दृढ़ निश्चय की विजय का वर्णन करती है। क्योंकि जब फातिमा को लाने के लिए नजब ने सोच ही लिया तो उसने दृढ़ निश्चय किया और उसने उस पर विजय भी प्राप्त करी। वो फातिमा को लेकर ही आखिर में घर पहुंचा। प्रत्येक मनुष्य अपने असाधारण साहसिक कार्यों को पूरा कर सकता है यदि उसमें ऐसा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। तो इस तरह से नजब जो था वो फातिमा को ले आया और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग एक बार पूरा इस चैप्टर को पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरी कहानी एक बार दोबारा से
अच्छी तरह से याद हो जाए। और प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, डू वेल इन योर बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स। और अब मैं चलती हूँ, और जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, और लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट को एक बार फिर से पढ़ें। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय।